नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जहां पर बांदा जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है, यह अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। तेज रफ्तार बोलेरो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई है, जिसके बाद तेज रफ्तार बोलेरो जब टकराई तो यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बांदा में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ट्रक से टकराई थी तेज रफ्तार बोलेरो, जिसके बाद 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो यह जानकारी इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको। बांदा जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। 6 लोगों की मौत इसमें हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चलो तो खबरों का आगाज करते हैं। आम आदमी पार्टी ने विधायक दुर्गेश पाठक को एक बार फिर से एमसीडी प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है। उनका नियुक्ति पत्र पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने जारी किया है। पाठक ने इस विश्वास और जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया है। साथ ही आप नेतृत्व और दिल्ली की जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिम्मेदारी को पूरी प्रतिष्ठा और लगन के साथ निभाते हुए राजधानी को सपनों की दिल्ली बनाने की ओर काम करते रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र नगर के विधायक और नगर निगम प्रभारी पाठक ने इस अवसर पर कहा कि मैं पिछले कई वर्षों से आप नेतृत्व में दिल्ली की जनता की सेवा करता आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने मुझे कई पदभार सौंपे, जिस पर मैंने अपनी पूरी क्षमता और लगन के साथ काम करने की कोशिश की है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैंने अपना व्यक्तिगत काम समझकर पूरा किया है। किसी काम में मुझे सफलता मिली तो किसी काम में असफलता भी हाथ लगी है, लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इस सब के बीच मेरा एकमात्र मकसद जनता के हित में काम करना सफलता पूर्वक जारी रहा। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमसीडी प्रभारी के पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल ही ये नियुक्ति हुई है। नियुक्ति पत्र पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने जारी किया है, जिसमें दुर्गेश पाठक को एमसीडी प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और एमसीडी के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इसके बाद उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जो है राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक भी हैं और उनको अब एमसीडी की दोबारा से दी गई है और कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। क्योंकि दुर्गेश पाठक की बात करें, उनकी जिम्मेवारी वाकई में ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो उनको विधायक की जिम्मेवारी है जो राजेंद्र नगर विधानसभा की, उसको संभालना है। दूसरी तरफ निगम की जो जिम्मेदारी दी गई तो संदीप पाठक की तरफ से दी गई है, वो उसको भी अब संभालना पड़ेगा। क्योंकि निगम के अंदर लगातार जिस तरीके से उथल-पुथल देखने बारिशों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं निगम को घेरती हुई जा रही है, उसको अब जिम्मेवारी जो है दुर्गेश पाठक को दी गई है और जिम्मेवारी जो है वो दुर्गेश पाठक की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। वो इस जिम्मेवारी को पूरी तरीके से निभाएंगे, जो पहले ही जिस तरीके से कमान संभाली गई थी शायद उसी तरीके से। और यहाँ तक कि शैली ओबराय जो है वो अब दुर्गेश पाठक के साथ काम करती नजर आएंगी। और कहीं ना कहीं जो निगम के अंदर जो अभी तक कमी है, चाहे वो बारिशों को लेकर हो या फिर कहें स्कूलों को बेहतर करने की प्रक्रिया हो या फिर कहें और नालियों की सफाई को लेकर हो, के द्वारा सफाई कर्मचारी की परेशानी हो, सभी को कहीं ना कहीं आप जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ तक कि जो के द्वारा निगम चुनाव के अंदर कहा गया था कि तीनों कूड़े पहाड़ को खत्म किया जाएगा, उसको लेकर भी आप कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो दुर्गेश पाठक की तरफ से बहुत तेजी से की जाएगी, ताकि एमसीडी के अंदर जो भी परेशानियां है तो कहीं ना कहीं दूर की जा सके। जी राजीव, जिस तरीके से एमसीडी के प्रभारी की नियुक्ति उनकर की गई है, इसी के साथ और भी नियुक्तियां कल ही की गई है। अगर बात करें शिक्षा मंत्री आतिशी की, तो उनको भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में ये जो नियुक्तियां बढ़ाई गई है, इसके बाद क्या कुछ जो कहना है आतिशी का?
देखिए, यहाँ पर बात करें दुर्गेश पाठक के साथ कहीं ना कहीं आतिशी को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां दी गई हैं और जो जिम्मेदारियां दी गई हैं के पास थी, मगर अब जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं फेरबदल किए हैं तो साफ जाएगा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो अपनी रणनीतियों को बदलती नजर आ रही है। क्योंकि आतिशी की बात करें तो आतिशी को अब मनीष सिसोदिया की वो सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं जो पहले मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे। मगर अब जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं इन्हीं को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फेरबदल जो की गई है वो अपने घोटालों को छुपाने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी कोशिशें जो है वो जनता तक या फिर चाहे सुविधाएं जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें और इसी फेरबदल के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश है जरूर आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़ चुकी है। बेशक बिजली चार्जिंग जो है वो बढ़ाने की बात की गई है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से निगम के स्कूलों को बेहतर करने की बात की गई इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियां जो है वो हासिल की जाएगी। निगम के अंदर जिस तरीके से जिम्मेदारी जो है दी गई है, अब दुर्गेश पाठक भी निगम के अंदर जो कार्य है जो रुके हुए हैं अभी तक उसके अंदर भी रफ्तार लाई जाएगी ताकि कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो जल्द से जल्दी दूर की जा सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा को मौका मिलेगा और शायद इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो देखते हुए चलाएगी दिल्ली सरकार को 2024 के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बिल्कुल तैयारी की गई है और कहीं ना कहीं दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की उस पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। मगर अब देखना होगा लगातार जो लड़ाई है वो किस तरीके से लड़ी जाएगी और जो फेरबदल किए गए उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार को कितना फायदा होगा ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर के रुख करते हैं। सीएम योगी 30 जून यानी आज प्रयागराज आएंगे। सीएम माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लकरगंज में मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए तैयार 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। 11 बजे से लकरगंज में शुरू होने वाले कार्यक्रम के बाद सीएम लकरगंज स्थित मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम ने इस जमीन पर फ्लैट्स के निर्माण की घोषणा 2021 में की थी। दिसंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करने आए थे और प्रयागराज में जब वो पहुंचे तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने महज 1.5 साल में इन 76 फ्लैट्स को तैयार कर लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन भी कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील सोमवंशी हमारे साथ मौजूद है। सुनील, जिस तरीके से प्रयागराज आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबियां सौंपने का काम करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी जी आज जो है प्रयागराज संगम नगरी में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद के कब्जे से जो जमीन मुक्त कराई गई थी उस पर जो है निर्माण हुआ था फ्लैट्स का, जो कि ये फ्लैट्स की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है प्राधिकरण के द्वारा और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है इनको जो रूम थे, जो फ्लैट्स थे वो अलॉट कर दिए गए थे, लेकिन अभी जो उसकी चाबियां हैं वो उनको नहीं दी गई थी। तो आज जो है जिन जिन को ये जो फ्लैट्स हैं अलॉट हुए हैं उनको जो है वो चाबियां देने का काम करेंगे। जी, ये जो फ्लैट्स आज नियुक्त किए जाएंगे, लाभार्थियों को क्या चयन प्रक्रिया उनकी रही है कि किन-किन लाभार्थियों को ये दिए जाएंगे फ्लैट्स? जी देखिए, इनका जो विकास प्राधिकरण के द्वारा सबसे पहले से जो है लॉटरी जो है डाली गई थी। लगभग इसमें 5600 लोगों ने जो है लॉटरी डाली थी, लेकिन जो पात्र थे उन्हीं को जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको जो है दिया जा रहा है। जी, कौन से ये लाभार्थी हैं, किन जरूरतमंदों को दिया जा रहा है, क्या इसकी चयन प्रक्रिया, क्योंकि जब लॉटरी के माध्यम से भी अगर निकाली गई तो क्या कुछ प्रक्रिया रही है, क्या कोई क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि किनको ये फ्लैट्स दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, इसको जो क्राइटेरिया था वो विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है डिसाइड किया गया था। जिसके पास लाल कार्ड था, राशन कार्ड, उनको चिन्हित किया गया था, आधार कार्ड के हिसाब से उनको चिन्हित किया गया था और उनके पास ये था कि उनके जो आवास विकास कॉलोनी है या जो नए भवन है वो ना हो। तो इस तरीके से करके जिनको बहुत ही जो जरूरतमंद लोग थे उनको जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा ये जो फ्लैट्स हैं वो अलॉट किए गए हैं। कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे प्रयागराज?
जी देखिए, 11:10 का जो मुख्यमंत्री का समय है प्रयागराज पहुंचने का टाइमिंग, हालांकि जो मौसम है वो बिल्कुल प्रयागराज का बिल्कुल गड़बड़ है और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 11:10 से थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। जी, मौसम की वजह से ये कार्यक्रम लेट हो सकता है, लेकिन इसको लेकर लाभार्थियों का वहां पर पहुंचना किस तरीके से जारी है? क्योंकि जब लाभार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है, किस तरीके की खुशी जो जाहिर कर रहे हैं लाभार्थी? जी देखिए, बिल्कुल लाभार्थी खुश हैं। लाभार्थी का कहना है कि उन्होंने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि उनका जो है पक्का आवास होगा या इस तरीके का फ्लैट होगा, और ये जो फ्लैट है वो इलाहाबाद प्रयागराज के सबसे बड़े की जो है एक ऐसे इलाके में है ये फ्लैट जहाँ पे कि ये माना जाता है कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन नजदीक है, कचहरी नजदीक है, तो कहीं न कहीं से जो लाभार्थी हैं उनके मन में ये खुशी मिल रही है, उनको ये हो रहा है कि हम बहुत ही अच्छी जगह पे फ्लैट विकास प्राधिकरण के द्वारा और मोदी सरकार, योगी सरकार के द्वारा हमको मिल रहा है। जी, 76 फ्लैट्स तैयार किए गए हैं, क्या कुछ खूबियां हैं इन फ्लैट्स की, क्या कुछ इसमें शामिल है? देखिए, जो ये 76 फ्लैट तैयार किए गए हैं तो इसकी खूबियां ये है कि इनके फ्लैट्स में ही जो है पूरी व्यवस्थाएं हैं, जैसे स्विमिंग की व्यवस्था है, साथ में जो एक बड़ा पार्क की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है जो ग्रीन कॉरिडोर की बात होती है, तो यहाँ पे जो है पौधों को जो है बहुत ही अच्छे से लगाया गया है, सजाया गया है, और जब ये पौधे बृहद रूप लेंगे, बड़ा रूप लेंगे, तो निश्चित रूप से एक ग्रीन कॉलोनी के रूप में ये 76 फ्लैट जो है विकसित होंगे। ये सबसे अहम बात है कि अतीक अहमद से जो जमीन कब्जाई गई थी, उस जमीन पर ये फ्लैट्स बने हैं सुनील, और सबसे अहम बात यही है कि ये सबसे बेहतर काम हो सकता है कि कब्जाई हुई जमीन को किस तरीके से उसका सदुपयोग किया जा सके। जी देखिए, बिल्कुल ये जो जमीन थी वो अतीक अहमद के कब्जे में थी, और अतीक अहमद के कब्जे से इस जमीन को योगी सरकार ने मुक्त कराया, और मुक्त कराने के बाद जो है जबकि ये जो जमीन थी इससे जो अतीक अहमद का जो भूमि कब्जा था वो जबरन कब्जा था, और इस पर जो है गरीबों का जो आवास बनाया है वो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बना है, और ये जो फ्लैट की एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसकी जो लागत आई है वो 768 करोड़ रुपए की जो है लगभग इस पे लागत आई है। जी सुनील, जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, ये जमीन कब्जाई गई, उसके बाद से जब ये फ्लैट्स बनने शुरू हुए, कैसे इसका निर्णय हुआ, यहाँ तक पहुंचने का, इन फ्लैट्स के पूरा बनने का सफर क्या रहा है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चला कि लूकरगंज के पौष इलाके में इस तरीके की जमीन है और वो अवैध रूप से ये जो है इस पे अतीक अहमद का कब्जा है, तो उन्होंने जो है यहाँ के जो विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके साथ में जो है उनको बुला करके उनके साथ मीटिंग की, और उनसे उन्होंने कहा कि इस जमीन को जो है खाली करा करके और इस पे जो है गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उनको जो है मकान बनाकर दिया जाए जिसके पास मकान नहीं है। जी सुनील, ये जो आज चाबी सौंपेंगे, जो कार्य करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, भूमि पूजन का कार्य भी वो उन्होंने ही किया था, और आज फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को वही सौंपेंगे। प्रक्रिया चाबी सौंपने की क्या कुछ रहने वाली है? क्या हवन पूजन पहले किया जाएगा? जी नहीं, हवन पूजन तो इसके पहले हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इसका भूमि पूजन, जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ, भूमि पूजन तो कभी शुरू हो गया था, लेकिन आज ये है मैम कि ये जो पूरी तरीके से जो विकास प्राधिकरण है वो उनके अधिकारी रहेंगे और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, तो जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी भी सबके सब पहुंच चुके हैं। तो निश्चित रूप से आज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी फ्लैट्स हैं, लगभग 76 में 20 फ्लैट्स की चाबी वो जो है लाभार्थियों को बारी बारी से जो है प्रदान करेंगे। ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ग्रामीण विकास फंड और नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर अब पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार और बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा आरडीएफ और एनएचएम का पैसा नहीं दिए जाने को लेकर अब पंजाब सरकार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। आरडीएफ और एनएचएम की राशि को लेकर अब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर
इस विवाद को अदालत के बाहर ही निपटा लेने की कोशिश करना चाहते हैं। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के पिछले दिनों हुए सत्र के दौरान भी आरडीएफ और एनएचएम का पैसा जारी नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार की निंदा की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से आरडीएफ और एनएचएम के कर्मचारियों का फंड नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है पंजाब सरकार, लेकिन उससे पहले ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मिलकर कोर्ट के बाहर इस फैसले को, इस मामले को सुलझाया जा सकता है। क्या कुछ अहम जानकारी? तो बिल्कुल मुस्कान, अगर बात करें तो पंजाब के आरडीएफ फंड और एनएचएम फंड को लेकर लगातार विवाद पंजाब सरकार और केंद्र सरकार में तकरार जो है लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा का विशेष जो सेशन बुलाया गया था उसमें भी केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव किया गया था कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पंजाब का पैसा केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार भी इस मामले में दखल दे कई तरह के इल्जाम जो है पंजाब सरकार पर लगाती दिख रही है, पर कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पंजाब के फंडों का पैसा केंद्र सरकार से कैसे ले, इस पर भी चर्चा जो है लगातार होती रहती है। पर इस बार बात करें तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का समय मांगा गया था। इसी के बीच नया जो बात आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के फंडों का पैसा केंद्र सरकार से लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फंड को रिलीज नहीं करते, केंद्र सरकार अगर रिलीज नहीं करती, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि पहले भी देखने को मिला है भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का जो कई बार जो पंजाब सरकार बोल चुकी है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं बात आ सकती है, पर नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट ना जाना पड़े, इसी से पहले ही पंजाब सरकार जो है बाहर का जो रास्ता अपनाना चाहती है भी केंद्र सरकार जो फंड पंजाब का है रिलीज कर दे, क्योंकि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के अगर बीच तालमेल अच्छा होगा तो पंजाब के विकास के लिए कई अन्य सुविधाएं, जो अन्य जो योजनाएं हैं, उसका भी लाभ जो है पंजाब सरकार को मिल सकता है। उसका विजय, जिस तरीके से आरडीएफ और एनएचएम का फंड रोका गया है, क्या इसका लेकर हवाला दिया गया, क्या कारण है कि उसका फंड रोका गया है केंद्र सरकार की ओर से? बिल्कुल, हाँ, बात करें तो लगातार मनसुख मांडविया जो है जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी लगातार आरोप लगाया था भी जो केंद्र सरकार ने आयुष्मान के पैसे, एनएचएम के पैसे भेजे थे, उसका पंजाब सरकार ने कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया मोहल्ला क्लिनिक खोलने में। हालांकि वो एनएचएम के पैसे थे और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उस पर पैसे लगाने थे, पर कहीं ना कहीं पंजाब एक तरफ से आरोप लगाता है भी पंजाब का फंड है, पंजाब किस काम में लगाता है, ये केंद्र सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पक्ष में पैसा लग रहा है, लोगों के हक में पैसा लग रहा है। पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के मंत्रियों में क्या आपसी जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के जो नेता है उसमें भी यही कहीं ना कहीं शब्दी हमला जो लगातार बना हुआ है। पर इसी के बीच जो नई खबर आ रही है मुस्कान, पर आप बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री जल्दी ही जो केंद्र सरकार है उसके प्रधानमंत्री से मुलाकात कर केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए और पंजाब का जो फंड है पंजाब के विकास के लिए वो रिलीज किया जाए, ताकि जो पंजाब और केंद्र के रिश्ते जो हैं बरकरार रहे। लेकिन विजय, जिस तरीके का हवाला दिया गया है केंद्र की ओर से, ये जाहिर सी बात है कि जब फंड दिया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए वो फंड है और स्वास्थ्य की ही सुविधाओं में वो फंड लगाया गया है, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ऐसे में क्या दलील दे सकती है पंजाब सरकार प्रधानमंत्री के सामने और सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल मुस्कान, बात करें तो पंजाब लगातार यही कह रहा है कि पंजाब जो पैसा खर्च रहा है केंद्र सरकार से, जो आयुष्मान के तहत ये पैसा आया था, वो पंजाब सरकार सही हिसाब से खर्च रहा है, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के तहत पंजाब सरकार जो है अपने पेंडू जो गांव में डिस्पेंसरी है उसी को दोबारा से पुनर्जीवित करने की तैयारी में लगा हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक के हालांकि पंजाब सरकार ने खोले हुए हैं, पर गांव स्तर पर जो सेहत सुविधाएं देने की बात पंजाब सरकार कर रही है वो भी, उसकी भी तैयारियां जो है लगातार चल रही हैं। पर इसी के तहत पंजाब सरकार लगातार तो जो है
केंद्र पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गवर्नर के थ्रू हो, क्योंकि पिछले दिनों गवर्नर साहब से भी कहा गया था कि आप केंद्र के साथ दखल कर पंजाब के साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि जो पंजाब का पैसा जो है केंद्र सरकार रिलीज करे और पंजाब के अच्छे काम में, अच्छे विकास के काम में जो है काम आ सके। विजय, जिस तरीके से ये पैसा रोका गया है, इसमें कई कर्मचारियों को भी कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सैलरीज हैं उसको लेकर भी परेशानी इसमें हो सकती है फंड जब रोका गया है। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर ये फंड रोका गया है। अब केंद्र इसमें क्या बात कह रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार तो ये दलील दे चुकी है कि ये जो फंड का पैसा है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाया गया है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस दलील के बाद केंद्र की ओर से क्या कुछ कहा गया और सुप्रीम कोर्ट के मामले पर केंद्र क्या कहता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में अभी पंजाब सरकार ने क्लियर नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ बात जरूर कही भी अगर केंद्र सरकार पंजाब के पैसे रिलीज नहीं करे तो हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार कहते दिख रहे हैं भी पंजाब ने जो पैसे का दुरुपयोग किया, पर केंद्र सरकार के इस फैसले को या इस बातों को पंजाब सरकार सिरे से नकार रही है। उनका यही कहना है भी पंजाब का पैसा है, पंजाब गांव की सड़कों पर लगाएगा, पंजाब गांव के विकास के फंड को लगाएगा, पंजाब सेहत सुविधाओं पर लगाएगा। पर कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी जो एक दूसरे केंद्र और पंजाब सरकार के जो आपसी नेता है वो एक दूसरे पे करते दिख रहे हैं। इसी के बीच मुख्यमंत्री जो आज एक फैसला लिया है कि कुछ ही दिनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इस सारे विवाद को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब केंद्र प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपसी स्वभाव और पंजाब और केंद्र का आपसी जो टकराव है कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। उसका विजय, जिस तरीके से ये फंड रोकने की बात है, ऐसे में क्या, क्योंकि इस फंड से मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं और ये मोहल्ला क्लिनिक आम लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं, इन मोहल्ला क्लिनिक से आम लोग किस तरीके से संतुष्ट हैं ये भी बताएं, और उसके बाद फिर अगर लोग संतुष्ट हैं तो इसमें फंड को लेकर बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की संतुष्टि का सवाल है और लोगों के इलाज का सवाल है। नहीं, बिल्कुल मुस्कान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसी को लेकर पंजाब सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती रहती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पंजाब के साथ किसी भी तरह का धक्का हम नहीं होने देंगे। पंजाब के चाहे सेहत सुविधाएं हो, चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस हो, शिक्षा और सेहत के मामले में पंजाब सरकार शुरू से ही गंभीर है। इसी को देखते हुए हालांकि स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, तो इसी के तहत जब पंजाब सरकार सत्ता में आई थी, चुनावों के दौरान जो वादे किए थे, इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने आते ही जो सेहत सुविधाएं आम लोगों को सेहत सुविधाएं देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी, उसको पूरा किया। उस पहले गेड़ में जो है 100 जो है मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, उसके बाद 400 मोहल्ला क्लिनिक और खोल लोगों को अच्छी सेहत जो देने का पंजाब सरकार ने वादा किया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात होगी, वो अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे कि हमारे पंजाब में इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं, इस तरह से फंड का उपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है जल्दी खत्म होता दिखाई देगा। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में तबादलों को लेकर हिमाचल सरकार ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं और इन नए निर्देशों के तहत तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इन निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती की गई है। अब महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही सामान्य तबादले होंगे। विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों से संबंधित सभी मामलों पर महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही विचार किया जाएगा, जिन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विचार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हर महीने केवल 4 दिन की स्थानांतरण पर विचार करेंगे। सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश राज्य सरकार के सभी बोर्ड और निगमों पर भी लागू होंगे। इसी खबर पर हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, हिमाचल में तबादलों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने नए निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों में क्या कुछ खास है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं
तैनाती और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को लेकर ये जो आदेश है वो जारी किए गए हैं। और इन आदेशों के मुताबिक महीने के जो 4 दिन है, लास्ट के जो 4 वर्किंग डेज होंगे किसी भी मंथ के, उसी में जो है तबादला आदेश और स्थानांतरण जो है वो उनकी जो है वो किए जा सकेंगे। उसके पहले महीने के जो बाकी के दिन है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकेगा। केवल जब कोई बेहद ही कोई असाधारण परिस्थिति हो तब ये आदेश जो है पहले जारी किए जा सकते हैं। और अगर कोई जो विभाग है, निगम या बोर्ड है, कोई अगर इस आदेशों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपको बताएं कि हिमाचल में जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लेकर और ट्रांसफर्स को लेकर पहले ही विवाद काफी रहता है। और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो रसूखदार कर्मचारी अधिकारी हैं, वो सेक्टेड अपना जमावड़ा जमाए रखते हैं अपनी ट्रांसफर्स के लिए। तो ऐसे में जो पूरा सरकारी अमला है वो बेहद इनके कामों से जो बाकी काम है वो प्रभावित रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि अब जो ये ट्रांसफर हैं और जो दूसरी चीजें हैं वो महीने के 4 दिन में, यानी जो ये ट्रांसफर और की जो होंगी वो महीने के 4 दिन में अमल में लाई जाएंगी। और विभाग और जो बोर्ड है वो महीने के 4 दिन जो वर्किंग डेज होंगे उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय को ये जो अपने ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो भेज सकते हैं। अगर उससे पहले किसी ने भेजा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी कह रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि जो बाकी के सरकारी काम है इन ट्रांसफर्स की वजह से प्रभावित ना हो, क्योंकि पूरा जो सरकारी अमला है इन्हीं ट्रांसफर्स में उलझा रहता है। इसी कारण जो ये आदेश है वो जारी किए गए हैं। जी नमस्कार। टीना जी, अगर देखा जाए तो जो विभाग हैं वो जब स्थानांतरण कार्यक्रमों में उलझे रहते हैं तो उनके लिए ये काफी बेहतर डिसीजन हो सकता है, काफी अच्छा निर्देश हो सकता है कि दिन आपको निर्धारित कर दिया गया है, इन्हीं दिनों में आपको तबादले के लिए कुछ भी विचार करना है। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हिमाचल में क्योंकि बाकी के जितने काम है उसके ऊपर से आप ये मान के चलिए कि 80% जो काम है वो ट्रांसफर को लेके जो लोग हैं वो खुद पहुंचते हैं। और इस कारण जो है बेहद जो सरकारी काम है वो प्रभावित रहता है, बाकी काम नहीं हो पाते हैं। सबके सब लोग जो है ट्रांसफर में उलझे रहते हैं। ऐसे में अब ये जो आदेश लागू है, क्योंकि पहले ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई गई थी लेकिन वो भी बेअसर रही, तो अब जो ये आदेश अब यही बनाए गए हैं कि केवल 4 दिन रखे गए हैं ट्रांसफर के लिए और उसके अलावा ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी। तो अब ये जो सरकारी अमला है, जो विभाग है अलग अलग, वो थोड़ा राहत महसूस करेंगे, क्योंकि बाकी जो काम है वो आसानी से हो पाएंगे और महीने के जो 4 दिन है उसी में ये सब चीजें जो हो पाएंगी। तो ऐसे में उम्मीद ये भी की जा सकती है कि जो अभी तक धीमी गति से जो काम चलते थे उनमें जो है तेजी आएगी, चाहे वो विभिन्न विभागों की परियोजना है, विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकें हैं, कुछ और चीजें हैं, उन कामों में तेजी आ सकती है और उससे निश्चित तौर पे जो है इम्प्रूवमेंट होगी। और हिमाचल के काम में जरूर ये जो है वो जो इम्प्रूवमेंट दिखेगी वो आने वाले दिनों में। और हालांकि ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जिस वक्त भी जो ट्रांसफर को लेकर कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई आदेश निकाले जाते हैं उसमें जो रसूखदार कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके ऊपर ये जो पॉलिसी, ये निर्देश होते हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर रहते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 4 दिन महीने के अंत के रखे गए हैं इसको कितना जो है कितने सख्ती से जो विभाग है वो अमल में ला पाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया टीना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 जून को यानी आज बिलासपुर के प्रवास पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रवास के दौरान गुजराती समाज भवन टिकरापारा में दोपहर 3 बजे भारतीय जैन संगठन बिलासपुर द्वारा आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर में समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात करीब 4:10 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर लौट आएंगे और वहीं मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण करेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बिलासपुर का दौरा आज उनका प्रस्तावित है और इस दौरे के दौरान स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान गुजराती समाज भवन टिकारपारा में दोपहर 3 बजे भारतीय जैन संगठन बिलासपुर द्वारा आयोजित निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात करीब 4:10 पर वापस से रायपुर लौट आएंगे
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की किश्त भी दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, क्या कुछ ये कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। आज देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरे हैं, उन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भी सौगात देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही दिव्यांग समारोह में वो बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश के करीबन 1,16,737 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेंगे। बता दें कि 21,69,60,000 रुपए की राशि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के 1,16,737 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,05,587 हितग्राहियों को ये राशि मुहैया कराई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इस बार 11,151 बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की जो बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम आवास योजना का भी राशि हितग्राहियों को अंतरण करेंगे। बता दें कि कोरिया और एमसीबी जिले के करीबन 1,115 ऐसे हितग्राही है जिनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम आवास की जो राशि है वो आवंटित करेंगे। जी, बिलासपुर का दौरा भी प्रस्तावित है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। इस दौरान वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर समारोह में वो शामिल होंगे। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए, निःशुल्क दिव्यांग सेवा समारोह शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक के बाद एक जिलों का दौरा करते हैं और वहां पर हर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बता दें कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिव्यांग शिविर में शामिल होंगे और वहां पर प्रदेश भर से जो दिव्यांग वहां पर पहुंचेंगे उनकी जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है उस पर शुभारंभ करेंगे। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक नागरिकों के लिए काम करे, प्रत्येक वर्ग का कार्य कर रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मंच से दिव्यांग जनों के लिए भी कई सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं दिव्यांगों के मन में भी एक आशा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके लिए भी कई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे और प्रदेश के दिव्यांग जनों को एक बड़ी सौगात मिलने की आस आज दिव्यांग जन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, और दिव्यांगों के साथ साथ बेरोजगारी भत्ते की किश्त भी आज उसका अंतरण किया जाएगा। कितने लोग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के और कितने लोग हैं बेरोजगारी भत्ते के जिनको किश्त के अंतरण किया जाएगा? देखिए, मैंने साफ तौर पर पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार करीबन 16,000 से अधिक जो हितग्राही इस बार जो बढ़ोतरी हुई बेरोजगारी भत्ता में, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार 1 लाख से भी अधिक हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने इसका वादा किया था और इसका जो तीसरी किस्त है वो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास से युवाओं के खाते में भेजेंगे। इसके साथ साथ तो प्रधानमंत्री आवास योजना से जो राशि रुके हुए थे तो राशियों को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हितग्राहियों को प्रदान करें। करीबन 3,115 हितग्राही है जिनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उनके खाते में सीधे राशि का जो हस्तांतरण है वो करने जा रहे हैं। तो हितग्राहियों में खुशी, हमने कई हितग्राहियों से बातचीत किया। हितग्राही कोरिया और एमसीबी की हितग्राही है जो लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किस्त की है वो प्रतीक्षा कर रहे थे और ये किस्त है वो आज जारी होंगे। और कहीं ना कहीं जो गरीब के आशियाने नहीं बन पा रहे थे वो आशियाने बनने से कहीं ना कहीं उनके चेहरे में खुशी, हमने साफ तौर पर उनकी बातों में खुशी हमने आज निश्चित तौर पर देखा है। जी टिकेश, जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय बेशक विपक्ष ने इसको लेकर काफी निशाना साधा था, बीजेपी इसको लेकर काफी हमलावर हो रही थी, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता जैसे ही युवाओं को मिल रहा है, युवाओं की ये कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं तो कुछ सहायता उनकी जरूर हो रही है किसी भी कार्य में। आज ही निश्चित तौर पर सहायता की बात की जाए युवाओं की तो निश्चित तौर पर सहायता हो रहा है क्योंकि सरकार बेरोजगारी भत्ता के साथ युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि वो बेरोजगारी भत्ता भी पाए, जो उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो इस बेरोजगारी भत्ता से पूरा किया जा सके, चाहे वो रोजगार प्रशिक्षण के लिए सामग्री हो, तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो बेरोजगार युवक प्राप्त कर सके। रही बात बीजेपी के तंज झेलने की, तो लगातार सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम
युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सरकार दे रहा है, दुरुस्त है, युवाओं को साफ तौर पर कहना है। और युवाओं को जो जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो किसी न किसी रोजगार के काबिल बन सके, और इन्हीं कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तीसरी किस्त जारी करेंगे। युवाओं के चेहरे में काफी खुशी है क्योंकि दो किस्त युवाओं को सीधे उनके खाते में मिल सके हैं, और करीबन 1 लाख से अधिक युवा है जिनको भूपेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता का लाभ दिया है। पहले ये कार्यक्रम होंगे कि राशि का अंतरण किया जाएगा, उसके बाद कितने बजे तक का समय होगा जब बिलासपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री? देखिए, करीबन 3 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हो जाएंगे और 4 बजे इस कार्यक्रम में माफ कीजिएगा 3 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे और 4 बजे वो राजधानी रायपुर के प्रस्थान कर सकेंगे। बता दें कि बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सामाजिक संस्थाओं से मिलने हुए नजर आएंगे, कई घोषणा करते हुए नजर आएंगे, और इस कार्यक्रम के तहत जो जैनम भवन में कार्यक्रम रखा गया तो जैन समाज के जो प्रतिनिधि उनसे भी मुलाकात होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों को देखते हुए उनके जो कार्यक्रम है वो आज रहेंगे, और इसके तहत वो बिलासपुर पहुंचेंगे और वहां से राजधानी रायपुर लौटेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर अपने निवास में कई जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जी मुस्कान, दिव्यांगजनों के सेवा शिविर में जब शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री, तो किस तरीके की सौगात वो दिव्यांगों को आज देने जा रहे हैं? देखिए, दिव्यांग जनों के लिए कई मांगे इस दौरान 4.5 साल में किया जा चुके हैं, और इनको लेकर के कहीं ना कहीं ये पहली दफा है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसी दिव्यांग जनों के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और दिव्यांग शिविर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिव्यांग जनों की जो आस है, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे उनकी समस्याओं की बात हो, तो समस्याओं को सुनते सुनते वो निराकरण करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये आस है दिव्यांग जनों में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी राहत की खबर देने वाले हैं, और कहीं ना कहीं सौगात दिव्यांगजनों को मिलने वाली है। तो दिव्यांगजनों की आस है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा करेंगे, क्योंकि ये नारा गूंज रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, और इन्हीं नारों के तहत हमने सुना है कि दिव्यांगजनों साफ तौर पर हमने बात किया तो उनको साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनकी कई मांग है जो पूरा करते हुए नजर आएंगे, और इन्हीं आस के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज दिव्यांगजन इस दिव्यांग शिविर में आस लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल, दिव्यांग भी आस लगाए बैठे हैं, और आवास योजना के तहत लाभार्थी जो आस लगाए बैठे थे उनकी तो आस आज पूरी होने जा रही है, क्योंकि आज उनको फ्लैट जो है उसके लिए राशि अंतरण की जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार कई किस्तों में इसकी जो राशि वो आती है, और इन्हीं किस्तों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज उनको राशि अंतरण करेंगे, क्योंकि कईयों के ऐसे आशियाने हैं जो तोड़ दिए गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के कई किस्त उनको मिल रहे थे, और इसी के तारतम्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राशि अंतरण करेंगे। और कहीं ना कहीं जिनके आशियाने टूटे हुए थे इस आस में कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनको मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी सरगर्मियां हमको देखने मिली, और आज कहीं ना कहीं एमसीबी और कोरिया के हितग्राहियों को करीबन 3,000 से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं। जी ठीक है टिकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के 2019 के राजनीतिक संकट का जन 4 साल के बाद फिर से उजागर हो गया है। आपको बता दें कि 2019 का जो संकट था उसके बाद एक बार फिर से 4 साल बाद ये संकट बाहर निकल कर आया है। इस मसले को लेकर बीजेपी और एनसीपी की ओर से जोरदार बयानबाजी की जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। दरअसल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में दावा किया था कि शरद पवार ने 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन फिर से 3-4 दिनों के बाद वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की हमारी कोशिश शरद पवार से चर्चा के बाद शुरू हुई। उन्होंने दोहरा खेल खेला और इसके बाद अजीत पवार के पास हमारे साथ आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए हमने शपथ ली थी। इस तरीके की बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर ये दावा किया था कि शरद पवार ने 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए सहमति जताई थी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और इस बार राजनीति गर्माने का कारण देवेंद्र फडणवीस का वो बयान है जिसमें उन्होंने 2019 का जिक्र किया और शरद पवार को लेकर बातचीत की। बिल्कुल मुस्कान जी, देवेंद्र फडणवीस ने जिस दावा का खुलासा किया था उस दावे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने पूछा है कि जब हमने गुगली डाली तो देवेंद्र फडणवीस का विकेट कैसे चला गया। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम अपने वादों से मुकर गए तो आपने अजीत दादा पवार के साथ मिलकर सरकार कैसे बना ली, कैसे शपथ ग्रहण हो गया। इस पर भी शरद पवार ने सवाल पूछा है। अब इन सवालों को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। अब देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का जिस तरह से बयान सामने आया कि वह इस गुगली का जवाब वह खुद जो है गुगली से देंगे और कई राज जो है बाहर निकलवाएंगे और इसका कई खुलासा करेंगे। इस पर जो है अब लोगों की मन में कहीं कहीं आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी की 80 घंटे वाली सरकार बनी थी, उसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार अगर शरद पवार की सहमति नहीं थी तो यह सरकार कैसे बनी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के दावे से यह खुलासा हो गया है कि यह सरकार एक्चुअली एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व वाली नहीं थी, बल्कि अजीत दादा पवार और भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर बनाई गई थी, जो महज 80 घंटे बाद गिर गई थी। जी, जिस तरीके से सत्यप्रकाश ये तमाम बातें सामने आ रही है, इसको लेकर अब बयानबाजी का दौर जारी है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का बयान शरद पवार को लेकर था। इसको लेकर अब एनसीपी और साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी का क्या कुछ कहना रहा? देखिए, एनसीपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जब शरद पवार अपनी बातों से मुकर गए, एनसीपी तैयार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए, तो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देवेंद्र फडणवीस इतना सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले क्यों थे? क्योंकि अजीत दादा पवार को लेकर उन्होंने सरकार बना ली और यह तड़के वाली सरकार रही, भोर वाली सरकार रही, क्योंकि सुबह 5 बजे उन्होंने अजीत दादा पवार को बुलाया और शपथ ग्रहण करवा लिया। इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि इतनी जल्दबाजी क्यों थी। इस पर शरद पवार ने आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्ता के लालची है, इसलिए उन्होंने इस तरह का जल्दबाजी में फैसला लिया, जबकि हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अब ऐसे में शरद पवार ने कहा है कि आने वाले समय में और कई खुलासे वह करेंगे, लेकिन हमारी गुगली में देवेंद्र फडणवीस गिर गए, उनका विकेट चला गया, ये तो तय हो गया। जी, जिस तरीके से आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं, साथ ही साथ बीएमसी के चुनाव की महाराष्ट्र में है सत्यप्रकाश, और ऐसे समय में इस तरीके की बात सामने आना, ये जो पुराने गठजोड़ की बात देवेंद्र फडणवीस सामने लेकर आए हैं, यह साफ जाहिर है कि चुनावी ही ये पूरी बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये राजनीति से ही प्रेरित है और यही वजह है कि मुंबई सहित पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मुंबई में खुद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला। हालांकि 1.5 साल विलंब से यह चुनाव होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की और खासकर मुंबई की स्थिति बिगड़ी हुई है, लगातार रोड, गली मोहल्ले, नाले, वाटर, गटर, मीटर सबकी समस्या है, लेकिन चूंकि महानगर पालिका में कोई नेतृत्व करने वाला नगर सेवक नहीं है, इसलिए पूरा दारोमदार जो है मनपा के भ्रष्ट अधिकारी और वर्तमान में सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ में है। ऐसे में तमाम भ्रष्टाचार का उजागर जो है एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस कर रही है। अब जिस तरह से शिवसेना की तरफ से कल एक बड़ा प्रचंड मोर्चा मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ निकालने की कयास लगाई जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े सकते में है, एकनाथ शिंदे भी सकते में है कि आखिरकार यह मोर्चा क्यों। तो इस पर भी लोगों को सवाल बरकरार है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस खुलासे कर रहा है, उस पर साफ जाहिर है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है आगे की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि एनसीपी शिवसेना के ऊपर लगातार आरोप लगा रही है। जी,
जिस तरीके से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें ऐसे में शरद पवार का साफ तौर पर कहना है कि हमने जो गुगली दी उससे देवेंद्र फडणवीस का विकेट तो गिर गया है। तो क्या इस बार, क्योंकि उन्होंने कहा कि और खुलासे होंगे, क्या इस बार भी ऐसी कोई तैयारी चल रही है जिससे एकनाथ शिंदे का भी विकेट गिर जाए? क्योंकि कारण ये है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम शुरुआत से बात करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, यह तो जग जाहिर है कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया कि जब देवेंद्र फडणवीस मंच पर जाते हैं तो एकनाथ शिंदे पीछे रह जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे भी देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता है, बल्कि सिर्फ उनके डिप्यूटी सीएम को बुलाया जाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को बुलाया जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों गठों के बीच ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि जब तक सरकार चल रही है। लेकिन इस बीच यह भी बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। वहां जो है गृह मंत्री अमित शाह से वह मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, ऐसे में दिल्ली जाना और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना जाहिर तौर पर बताता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और कई मुद्दे पर जो है चर्चा हो सकती है। खासकर मुंबई में जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू में बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। शुक्रवार तड़के करीब 4:15 बजे पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना करने पहुंचे। इस दौरान आधार शिविर पूरी तरह से भोले के रंग में रंगा गया। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत की। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए वाहनों का काफिला रवाना किया गया। गुरुवार को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर पहुंच गया था। पहली बार यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए हेलमेट दिए जा रहे हैं। श्रद्धालु शनिवार को यानी कल पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे। बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जिस तरीके से पहला जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ है, आगे बालटाल और पहलगाम के लिए क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, वार्षिक बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। एक जानी कहा जाए तो जम्मू के बेस कैंप से पहला जत्था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी देकर रवाना किया है। जो यात्रा जो है, ये श्रद्धालु जो है ये बालटाल और पहलगाम के रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। करीब 159 वाहनों में 3294 श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शनों के लिए रवाना हुए हैं और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ से इस जत्थे को रवाना किया गया है। और रास्ते में भी अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बार की यात्रा में खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए हेलमेट जरूरी किया गया है और साथ ही में जो तंबाकू का सेवन है वो नहीं किया जाएगा, यानी गुटखा खाने वालों को इजाजत नहीं मिलेगी और ना ही सिगरेट पीने वालों को आगे ले जाने दिया जाएगा तंबाकू वगैरह, क्योंकि इससे सेहत पर असर पड़ता है, एनवायरमेंट पर काफी ज्यादा असर होता है। और यही वजह है कि सरकार ने इस बार फैसला लिया है। और साथ ही में जो लंगर लगे हुए हैं यहाँ बालटाल और पहलगाम के रूट पर जो लंगर लग रहे हैं उनमें भी खाना जो है वो जल्दी पचने वाला खाना जो है वो लगाया जाएगा, यानी कहा जाए कुछ तला हुआ और
ना पचने वाला खाना जो है वो श्रद्धालुओं को नहीं परोसा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार की यात्रा जो है बाबा बर्फानी की करीब 62 दिनों तक चलेगी और इस दौरान या खास करके जो श्रद्धालु जो हैं उनकी सेहत के लिए खास ध्यान रखा गया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। मुल्कन जिस तरीके से इस बार कई चीजें हैं जो बदलाव किए गए हैं रविंद्र, चाहे हेलमेट की बात हो क्योंकि यात्रियों को भूस्खलन से पत्थरों से बचने के लिए हेलमेट दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर आपने भी इस बात का जिक्र किया कि 28 तारीख को इस बात का निर्देश जारी किया गया था कि इस बार की यात्रा टोबैको फ्री की जाएगी, यानी तंबाकू मुक्त यात्रा की जाएगी। ऐसे में इस यात्रा को लेकर ये साफ है कि जो ऊपर क्योंकि कहीं भी जब गंतव्य आता है तो वहां पर तंबाकू मिलता भी है, तो क्या उसे भी पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए रास्ते भर में अगर कहीं पे भी आप जैसे ही आप श्रीनगर के बेस कैंप से यात्रा शुरू करेंगे तो वहां पर भी आपको तंबाकू की चीजें जो है वो नहीं मिलेंगी, ना गुटखा मिलेगा ना ही सिगरेट मिलेंगे, क्योंकि इस बार की यात्रा में पूरी तरह से इस टबैको को प्रतिबंध जो है वो किया गया है और रास्ते में कहीं पर भी आपको किसी भी दुकान पे किसी भी स्टॉल पर जो है कहा जाए जो छोटी दुकानें होती हैं वहां पर भी नहीं आपको तंबाकू मिलेगा। और खास तौर पर इस बार जो है हेलमेट जरूरी किया गया है, क्योंकि भूस्खलन वाले रास्ते पर जब श्रद्धालु निकलते हैं तो कई बार देखा गया है कि पत्थर गिरने से श्रद्धालुओं को चोटें भी आती हैं और इससे बचाव के लिए इस बार हेलमेट जो है वो जरूरी किया गया है। और साथ ही में इस बार जो श्राइन बोर्ड है या सरकार है उसने रास्ते को और ज्यादा खुला किया है और पूरे रास्ते में लाइटें लगाई गई हैं ताकि श्रद्धालु रात भर भी सफर करके बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच पाए। और खास तौर पर पिछली बार जब यात्रा हुई थी तब प्राकृतिक आपदा जो आई थी उसके चलते इस बार प्रशासन ने सबक लिया है और उन जगहों पर जहां पर बरसाती नाले हैं या फिर प्राकृतिक आपदा आ सकती है वहां पर टेंट नहीं लगाए गए हैं। मुस्कान रविंद्र, इस बार की यात्रा को लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहने की प्रशासन को जरूरत है क्योंकि आतंकवादियों का साया इस यात्रा पर लगातार मंडरा रहा है। पहला जत्था जब रवाना किया गया तो सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की रही? देखिए मुस्कान, सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है। सीआरपीएफ का दस्ता जो है बाज दस्ता हो या कमांडो दस्ता हो वो अगुवाई कर रहा था और उसी की अगुवाई में जत्थे को रवाना किया गया है। और खास करके हाईवे पर भी जगह जगह पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो घात लगाए बैठे हुए हैं कि अगर कोई भी आतंकी अगर अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता हो तो उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ जो रूट है यात्रा का उस रूट पर भी सैटेलाइट फोन जो है उन कर्मियों को दिए गए हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार की आपदा आती है तो तुरंत संपर्क किया जा सके। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं ताकि अगर आतंकी घुसपैठ करते हैं तो उनका पता चल पाए। और वहीं रात का कर्फ्यू जो है वो भी लगा दिया गया है इन इलाकों में, खास करके जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर कहा जाए तो कर्फ्यू रात को लगा दिया गया है। धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है और खास तौर पर बीएसएफ जो है पूरी तरह से सतर्क है क्योंकि सीमा पार से ऐसे भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा को आतंकी टारगेट कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की खेप जो है वो भारत में दाखिल करवाई जा सके, लेकिन भारतीय सेना और बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है जिसके चलते पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अभी कहा जाए तो बीते सप्ताह भी करीब 2 आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई है जिसमें 5 विदेशी आतंकी पहले मारे गए और उसके बाद 4 आतंकी और मारे गए। और कहा जाए तो उनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया और यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप है, खासतौर के जो पीओके का इलाका है वहां पर जो टेरर कैंप है वहां पर आतंकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है और इनपुट्स भी सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे हैं। ऐसे इनपुट्स उनके पास आए हैं कि आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कहा जाए तो सुरक्षा एजेंसियां और सेना और बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ
आईटीबीपी जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि और इस बार जो है गुफा के पास आईटीबीपी को जिम्मा सौंपा गया है सुरक्षा व्यवस्था का। इससे पहले सीआरपीएफ रहती थी, लेकिन इस बार सीआरपीएफ जो है वो हाईवे के साथ साथ बाकी जगह पर तैनात रहेगी और कहा जाए तो सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम जो है सरकार ने किए हैं। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।